हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग अब हमारे जो एक स्पेशल सीरीज है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स के टीचिंग परीक्षा कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतरीन चीजें जो है वो लेकर आता जा रहा है। और उसी की कड़ी में हम लोग दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी वाली रिवॉल्यूशनरी अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग दिल थाम के तैयार रहिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले तो उन 800 से ज्यादा लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स इस सेशन को, ठीक है, जो है स्टार्ट होते से ही लाइक कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट होने वाली है, बिगेस्ट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, जो रिवॉल्यूशन की तरह होगी। ठीक है, कल कल आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार रहेंगे। कल आप लोगों की बड़ी क्लास भी है, 1 बजे सभी लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का कल जो क्लास है ना, पूरा हफ्ते भर में मैंने जितना भी पढ़ा है इंक्लूडिंग आज का भी, उसका पूरा रिवीजन रहेगा आप लोगों का। आपको पता है ना, मैंने पिछले हफ्ते आपसे प्रॉमिस किया था। मैंने प्रॉमिस किया था तो वो मैं प्रॉमिस पूरा निभाऊंगा आप लोगों का। मैंने कहा था आप लोगों से कि पिछले हफ्ते की अगर आप 2000 लाइक कर दोगे तो मैं आप लोगों के लिए अगले हफ्ते भी रिवीजन लूंगा। आपने कर दिया था और मैं अगले हफ्ते रिवीजन लेने वाला हूँ आप लोगों के, मतलब कल आप लोगों के लिए रिवीजन लेने वाला हूँ, पूरे हफ्ते भर की रिवीजन। तो जो भी बच्चा है, ठीक है, ओके, तो जितने भी बच्चे हैं जो पढ़े नहीं अब तक पूरे हफ्ते भर का, नए बच्चे जुड़े हुए, प्लीज एक हफ्ते भर का पूरा जो है वो रिवाइज कर लिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, बेल आइकन दबा देना, सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें पता चलती रहेंगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन और आप लोगों की टीआरई का पीवाईक्यू, टीआरई में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर में ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में बोला गया है, एक कथन दिया गया है, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, और सारे जगह पे डार्कनेस है। द फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, हमारे जो राष्ट्रपिता है वो अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे, जल्दी से बताइए। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का कि किसने कहा था, ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3 के री एग्जाम में भी आया था, वो क्वेश्चन को भी यहाँ पर में लगा दिया जाए ताकि दोनों को हम लोग साथ में ही करवा दे। तो 2-3 क्वेश्चन के बाद में वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो टीआरई 3 के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का, इतने जल्दी आप लोगों ने जो है फ्रेंड 2.5 मिनट के अंदर में 1000 से ज्यादा जो है वो लोग हमारे साथ में जुड़ गए और 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों का। तो फ्रेंड्स ये कथन जो था ये जवाहरलाल नेहरू का था। प्रूफ के साथ दिखाता हूं आप लोगों को। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी है आप लोगों की, एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी। और आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि आजादी के कितने महीने के अंदर अंदर में, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको आई होप फिर आप लोग यहाँ पर में बेहतर तरीके से इसको समझ भी पाओगे अगर ये जूम हो जाए हमारा। ठीक है, आजादी के कितने महीने के अंदर अंदर जो है वो महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। देखो 6 महीने के अंदर अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी इंडिपेंडेंस के बाद में। ठीक है, हमारा नेशन जो है फ्रेंड्स वो दुख में शोक में घिर चुका था, मॉर्निंग मतलब कि शोक में घिर चुका था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, कौन सी तारीख थी वो, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की जो है वो हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को, 6 महीने के अंदर अंदर आजादी के। गांधी जी केवल 6 महीने देख पाए लगभग हमारी आजादी के। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से बात करूं मैं यहाँ पर में, ठीक है, तो एक ऑल इंडिया रेडियो पर उसी दिन रात में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के प्रधानमंत्री, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, ठीक है, साथियों और सेनानियों, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन से प्रकाश जा चुका है। ठीक है, और हर तरफ अंधेरा है। अवर बिलोव्ड लीडर, हमारे फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, ये किसने कहा था, ये कहा था फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है आप लोगों का, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहीं से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, एनसीईआरटी आधारित प्रश्न आप लोगों का मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये इसका याद रखेंगे आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लाइन कही थी, बहुत सारे बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखिए आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जब भी मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है, कुछ अनुभव होते हैं, इसी वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है,
1200 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स 4.5 मिनट के अंदर में। 1150 के करीब लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग करते रहेंगे, ठीक है, तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि बच्चे जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, मतलब कि आप लोग अभी जमीन पर खड़े हो, जमीन से नीचे की तरफ में आप जा रहे हो, तो हर कितने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गहराई के ऊपर में आप लोगों को जो है तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा, और कितना तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पृथ्वी की धरातल से जो है केंद्र की तरफ आप जाते हो, नीचे की तरफ में जाते हो फ्रेंड्स, तो जो नॉर्मली टेम्परेचर है, हर 32 मीटर के ऊपर में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप लोगों का बढ़ता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहां तक होती है? 8 किलोमीटर तक आप लोगों की होती है नीचे में, ठीक है। ओके, तो 8 किलोमीटर नीचे तक जाने तक जो है क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, हर 32 मीटर नीचे जब आप जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है, वृद्धि आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 1 डिग्री तापमान जो है वो आप लोगों का बढ़ जाता है हर 32 डिग्री गहराई के 32 मीटर गहराई में जाने के कारण, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। एक पॉइंट आप लोगों का बनता है, ऐसा ही एक पॉइंट एक और बनता है आप लोगों का, कितने मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है आपका? ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। औसतन कितना मीटर ऊंचाई पर जाने पर आप लोगों का, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो 2 पॉइंट आप लोगों के बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग यहां नहीं लिखते, बट इधर साइड में लिख देते, ताकि आप लोगों के पास में ये अवेलेबल भी रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी TRE 4 की कोर्स के अंदर में ये सारी की सारी PPTs भी अवेलेबल हो जाती है, तो वहां पर में ये अवेलेबल रहना चाहिए आप लोगों को, लिखा जो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी क्या सीखा? आपने सीखा कि हर 32 मीटर गहराई में जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और ये कब तक की प्रक्रिया है? 8 किलोमीटर तक की। ये भी थोड़ा सा अलग से याद रख लेना उसको, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, हर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर आप लोगों का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, तो प्लीज ये भी पॉइंट याद रख लिया। हो सकता है कि मैं कल जो रिवीजन क्लास लेने वाला हूं आप लोगों की, संडे के दिन, कल क्या 1 बजे, ठीक है, लाइव क्लास रहेंगी, पोल के साथ रहेंगी। आपने देखना है कि कितना आप लोगों ने सही किया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है मैं कल आप लोगों से पूछ लूं, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो हर 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, आप लोगों का ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का, जिसको जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है, DSSB के अंदर में, आपका जो है बीपीएससी के अंदर में, ठीक है, पूछा जा चुका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था, ठीक है, कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे, उनके बाद में कोई भी मुगल सम्राट नहीं होगा, उनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उनके वंशज जो है वो शासक नहीं कहलाएंगे, वो केवल प्रिंस कहलाएंगे, शासक की उपाधि नहीं दी जाएगी उनको, ठीक है। तो देखिए, दो लोग हुए थे फ्रेंड्स, एक था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने कहा था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, जब चचा मर जाएंगे, तो उनके बाद में उनके परिवार को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा, कहीं और रखा जाएगा, लाल किले पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। ये कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर आया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर बात कही। उसने कहा कि जब चचा मर जाएंगे, बहादुर शाह जफर मर जाएंगे, तो उनके बाद में किसी भी उनके बच्चे को हम बादशाह नहीं मानेंगे, ठीक है, लाल किले से तो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ही बोल चुका था। अब जो है वो उनको बादशाह भी नहीं मानेंगे, मतलब बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद में मुगल सल्तनत खत्म हो जाएंगी। तो ये घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66% लोगों ने सही आंसर किया है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, ओके। तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय में? लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। और लाल किले से बाहर निकालने वाली बात किसने कही थी? लाल किले से बाहर निकालने वाली बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब कही थी? ये कही थी लॉर्ड डलहाउसी ने, ठीक है, यहाँ पर आपके 1849 के अंदर में। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहाउसी, जिन्होंने कहा था कि लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब बात आप लोगों से पूछ ली जाए कि आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल,
ये बताइए आप लोग यहाँ पर में इन्होंने कौन 1857 में कहाँ से हिस्सा लिया था? इनका एक निकनेम भी था, बेगम हजरत महल को एक निकनेम के नाम, निकनेम से भी जाना जाता था। कोई बता सकता है उनका निकनेम क्या था? ठीक है, जल्दी बताइए। 1857 वाली जो क्लास थी ना आप लोगों की, जो मैंने आपको पेड में कराई है, उसके अंदर में मैंने इसको पूरा पढ़ाया भी आपको, इस इनका निकनेम भी पढ़ाया था वहां पर में। ठीक है, तो इनको महक परी के नाम से जाना जाता है, महक परी। ठीक है, महक परी का इनका निकनेम है। और इन्होंने लखनऊ से लड़ाई लड़ी थी, लखनऊ। अवध की जो है ये महारानी थी, ठीक है, वाजिद अली शाह, अवध के आखिरी नवाब, उनकी बेगम थी ये, ठीक है, उनकी पत्नी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इनके पति को जो है वो नजरबंद कर दिया गया है, मतलब कि कलकत्ता में ले जाकर कैद कर दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने अपने बेटे, ठीक है, जो बिरजिश कादर था, उसको गद्दी पे बिठा दिया, बोला कि ठीक है, आज से आपके नए नवाब है बिरजिश कादर। वो महिष्मती टाइप का नहीं, क्या वो कौन सी रानी थी वो, वो महिष्मती के अंदर में वो मैडम का नाम क्या था? ठीक है, मेरा आदेश ही है शासन वाली, वो जो मैडम थी ना, उस टाइप की थी ये भी। ठीक है, ये खुद शासन कर रही थी अपने बेटे को, जो है वहां पर में रुद्रमा नहीं था यार उसका नाम। ठीक है, शिवगामी देवी, देवदासी कौन? ठीक है, शिवगामी देवी, ठीक है, शिवगामी देवी टाइप की। ठीक है, अपने बेटे को उन्होंने क्या किया, अपने 12 साल का बच्चा था उनका, बिरजिश कादर। ठीक है, बिरजिश कादर, बिरजिश, ठीक है, बिरजिश कादर नाम था उसका, उसको नवाब घोषित कर दिया और उसके बिहाफ पे खुद जो है शासन चलाने लगी। तो लखनऊ से लड़ रही थी ये, और वो लड़का क्या करेगा, वो छोटा सा बच्चा। ठीक है, चलिए, शिवगामी देवी टाइप की। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। अपने जो है फ्रेंड्स 11-12 साल का, जो है 11 साल का हो चुका था, 12वां साल लग चुका था, 11-12-11, ठीक है, 11 to 12 ईयर्स का जो बेटा था उसका, उसको बिरजिश कादर को उन्होंने अवध की, ठीक है, सत्ता सौंप दी थी। तो 11-12 साल का उम्र का लड़का था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, बेगम हजरत महल लड़ी थी, ठीक है, लखनऊ से। ओके, और कौन कहाँ से लड़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से लड़े थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, ओके, झांसी से लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। इसके ऊपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आगे जाकर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आप लोगों के लिए एक मस्त वाला क्वेश्चन लगा दूं। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर में देखिए 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पाल्मरस्टन, ये याद रखना है आप लोगों ने, पाल्मरस्टन। ठीक है, लॉर्ड चर्चिल जो है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय में थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आजादी के समय, ठीक है, भारत की आजादी के समय में कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्लीमेंट एटली। और पार्मरस्टन थे 1857 के विद्रोह के समय में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइए आप लोग, ठीक है, कि भारत में गवर्नर जनरल कौन थे जिस समय में 1857 का युद्ध हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। 1857 का जो क्रांति हुई थी या युद्ध हुआ था, उस समय में भारत के, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये आप लोगों को आंसर करना है। वो मिट गया, लेकिन आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से, 1400 के करीब करीब बच्चों ने आंसर यहाँ पर मैं लाइक भी कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, 1385 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटा सा पॉइंट है, बस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या मैं आप लोगों से फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली कल जो है 4-5 क्वेश्चन जो भी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर में पूछे गए, सारे के सारे करवा दूं आप लोगों को? क्योंकि आपने देखा होगा हर एक टीआरई में अब तक जो है 4 बार हो गया टीआरई, अगर मैं री एग्जाम, एक लीक वाला और एक मैं आपको इसका पकड़ लूं, तो उसमें सभी के अंदर में कहीं ना कहीं आपको सुभाष चंद्र बोस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको ये याद रखना है कि उन्होंने 2 बार, ये वैसे मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली जो क्लास है आप लोगों की टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 के ऐप के अंदर में, उसमें पूरा आपको कराया है, पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस करवाए हैं। उसी में से एक मैं आपको बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता जो है उन्होंने 1938 के अंदर में हरिपुरा में की थी। ठीक है, हरिपुरा के अंदर में। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई रोमन लिपि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एबीसीडी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए हिंदी में लिखने के लिए। ठीक है, मतलब कि मैं ये जैसे नेहरू लिखूं, नेहरू के तहत, तो ऐसा लिखना चाहिए मैंने, नेहरू, ठीक है, नेहरू के तहत, तहत, ऐसा ऐसा लिखना चाहिए। मतलब ये देवनागरी की जगह पे हमने रोमन लिपि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा इन्होंने अध्यक्ष भाषण में कहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, नेहरू
उन्होंने लीडरशिप में राष्ट्रीय योजना समिति का भी गठन करवाया था। मतलब नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। उसके बाद में 1939 आता है, यहाँ पर में पूरी की पूरी भसड़ मची। अब जो भी नए बच्चे हैं वो समझो, आप लोग ये भसड़ को समझो, ठीक है। क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो वापस से अध्यक्ष बनना चाहते थे, बट गांधी जी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा, फिर से क्यों बनोगे तुम, ठीक है, दूसरों को भी मौका दो। तो गांधी जी के विरोध के कारण जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब देखो क्या हुआ था, ध्यान से समझना। गांधी जी बोले कि भाई मैं जो है ना इनको तो बनने नहीं दूंगा, मतलब कोई और बने। गांधी जी ने क्या किया, एक अपना उम्मीदवार खड़ा किया जिसका नाम था पत्ताभी सीतारामैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में कि 1939 में त्रिपुरी सेशन में, जो कि मध्य प्रदेश में होता, त्रिपुरा नहीं है ये, त्रिपुरी है। पत्ताभी सीतारामैया जो है वो खड़े हुए थे। कौन खड़ा हुआ था गांधी जी के बिहाफ में? गांधी जी का समर्थित उम्मीदवार कौन था? पत्ताभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, ठीक है। लेकिन जीता कौन? फिर भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब गांधी जी जो है वो त्रिपुरी सेशन में गई नहीं, वो रूठी सासू माँ, वो शिवगामी देवी टाइप का। शिवगामी देवी को फिर से लेकर आते हैं अपन। बाहुबली देखिए आप लोगों ने, उसमें क्या हुआ था, शिवगामी देवी जो है वो देवसेना के गोद भराई की रस्म में गई, ठीक है। यहाँ तो गांधी जी आई नहीं, ठीक है। वो लड़का नहीं होता कि मान लो कि आपने जो है, आपने और आपके पति ने जो है वो बिना मर्जी से शादी कर ली, ठीक है। तो वो सासू माँ थोड़े दिन नहीं के नाराज रहती, आपकी पहला पहला बच्चा हो रहा है, तो वो आती नहीं है, किसी को भिजवा देती है नाम के लिए बस, ठीक है। ननद को भिजवा देंगी या किसी को भिजवा देंगी, ठीक है, वो लेकर शगुन लेकर। तो वैसे ही गांधी जी आए भी नहीं इसके अंदर में, बोले कि यार मेरे मना करने के बाद में भी यार बोस तू खड़ा हो गया यार, ये यही दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार, ठीक है। तो उन्होंने किसको भेजा था, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के, ठीक है, उन्होंने नहीं जाने का फैसला लिया, इसमें भाग नहीं लेने का फैसला लिया, और उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे किसको भेजा था? चलो सभी लोग लिखेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। बोले कि मैं नहीं आऊंगा करके, ठीक है। मेरी बात नहीं सुन रहे ना तुम लोग, मैं नहीं आता। तो बताओ गांधी जी ने किसको भेजा था अपने बिहाफ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत को भेजा था उन्होंने, ठीक है, त्रिपुरी सेशन में। फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को आया गुस्सा, यार ये क्या बात हो गई, ठीक है। एक तो तुम आए भी नहीं इधर में सेशन के अंदर में, तुमने गोविंद वल्लभ पंत को भेज दिया, तुमने मेरे खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, तुम लोग मेरे को जो है ट्रोलिंग कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। अगर उस समय में यूट्यूब होता तो तुम लोग जो है वो तो सुभाष चंद्र बोस हाय हाय के नारे लगा देते। कुछ लोग पहले सुभाष चंद्र बोस की जय बोलते, और उसके बाद में कुछ भी गलत होता तो सुभाष चंद्र बोस हाय हाय, मतलब इतने देर के अंदर में तो वो भी नहीं पलटता यार, सिक्का भी इतनी स्पीड में टॉस करने पे नहीं पलटता जितनी स्पीड में बच्चों के कमेंट जो है वो पलट जाते हैं, ठीक है। तो एक आप लोग भी उसी समय उन्हीं को ट्रोल कर रहे होते, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस को आया गुस्सा, उन्होंने बोला एक काम करो, अध्यक्षता की लो तुम पिपुड़ी बनाओ अपने पास में रखो, मैं चला। उन्होंने इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी सेशन के अंदर में, ठीक है। तो उन्होंने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने बनाया एक नई पार्टी। उसका नाम मुझे बताइए जल्दी से, उन्होंने किस पार्टी का गठन किया? अब ये यहाँ पर में एक नया क्वेश्चन बन गया आप लोगों का, ठीक है। देखिए 1900 लोगों के करीब यहाँ पर में लाइक कर चुके हैं फ्रेंड्स, 1550 बच्चे यहाँ पर में 1900 बच्चों के करीब जुड़ चुके हैं, 1550 लाइक्स तो आप लोगों ने कर चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को और ज्यादा जहां भी फैला सकते हो, हर एक जगह पे शेयर कर देंगे। एक चीज आपसे चाहिए मुझे, अगर आपको लग रहा है मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी आपके लिए दे रहा हूँ, एक जो है आप लोग क्या करेंगे जल्दी से, ठीक है, शेयर कर देंगे हर एक जगह पे, ठीक है। 2500 का टारगेट अचीव करना है कल हम लोगों ने, तो हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स कल लाइव आएगा, कल 2500 का टारगेट अचीव करना है हम लोगों ने लाइव का। तो उन्होंने 1939 के अंदर में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, वर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन कहा हुआ था ये बता दीजिए, ये भी मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स करवाया हुआ है अधिवेशन, ठीक है। पहला अधिवेशन इसका कहां पर में हुआ था? फर्स्ट वाला अधिवेशन, ठीक है, क्लास के अंदर में मैंने करवाया है, आप लोगों को हर एक चीज बताया है। तो जो भी बच्चे हैं टीआरई 4 के अंदर में एनरोल हो चुके हैं, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब लड़ाई यहाँ पर में टॉप 100 में आने की है, ठीक है। तो नागपुर के अंदर में हुआ था इसका पहला अधिवेशन फॉरवर्ड ब्लॉक का। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं इसके ऊपर में कल आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है। कल इसके ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया है, कौन भेजा था गांधी जी ने, किसको भेजा था, ठीक है। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके जगह पे कौन अध्यक्ष बने, ठीक है। तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनके जगह पे अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद को। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद में कौन अध्यक्ष बना था? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये भी याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी, आप कोई सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज एक बार वो नंबर नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप जिसको भी चाहते हो, ठीक है, कनेक्ट कर लेंगे अपन उनसे। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं केवल और केवल जो आप लोगों को 15 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। केवल और केवल 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, केवल 9 सेकंड बचे आप लोगों के पास में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये टीआरई 1 का फीमेल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। खत्म हो गया आप लोगों का। 1 सेकंड मैंने कम कर दिया आप लोगों का, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1 सेकंड आप लोग जो है बहुत प्रो हो चुके हो। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94% लोगों ने आंसर दिया है। 94% लोगों ने आंसर दिया भाई, कमाल हो गया है। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर में फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? फिर से टीआरई 1 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेल का। आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक चीज फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, काम की चीज है। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर मैं 15 सेकंड का समय। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखिए, अध्यक्ष कौन थे 1938 में? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी? ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1938 में अध्यक्ष थे, आईएनसी के अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया था उन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। उन्होंने बोला था कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है मेरे लाल, ठीक है जवाहरलाल, ठीक है मतलब मेरे जवाहरलाल, ठीक है तुम राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनोगे। तो किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहां पर मैं पूछा क्या है आपसे? यहां पर मैं पूछा है कि 1938 में जो योजना समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये नहीं बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भाई बात आई समझ में आप लोगों के? इसीलिए ये क्वेश्चंस करना जरूरी है, और मैं आपको रिवाइज करवा करवा के याद करवा दूंगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, अरे बाप रे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई गई थी, ठीक है, उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू उस समिति के। यही तो सवाल आपसे पूछा गया, तो सी इज द आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर में 1938 में कांग्रेस जो है उन्होंने क्या किया था, जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे तो नेहरू के चेयरमैनशिप के अंदर में, ठीक है, ये यहाँ पर में उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। देखिए एक और क्वेश्चन है, अब ये टफ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 1700 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड। जल्दी जल्दी से इस सेशन को भी आप लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, बताइए किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? ईसाई मिशनरियों की जो वो थी गतिविधियां। ईसाई मिशनरी मतलब क्या होता है? ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग होते हैं ना, जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते हैं उनको। तो एक एक्ट आया था जिसके अंदर में ये बोला गया कि ईसाई लोगों को भारत के अंदर में प्रचार प्रसार करने की पूरी अनुमति होगी। ठीक है, तो ये आप लोग बता दीजिए कि कौन से एक्ट के तहत किया गया था ये काम। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को चैलेंज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स अगले बार जो है ये आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, ये किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ, ठीक है 1813, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर में। इसी वजह से आप लोगों को जो ये क्लास है ना आप लोगों की, ठीक है, जिसके अंदर में आपको जो एक्ट है, जो अलग अलग कानून है जो पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, वो आप लोगों को करना जरूरी है। जो कानूनों को दो पार्ट में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को जो है जी बिल्कुल सौमित सिंह जी, आप सिलेक्शन के साथ रैंक भी लाना है। ठीक है, एक के अंदर में मैंने आप लोगों को जो है आपके 1857 के पहले के कानून पढ़ाया है, और एक के बाद मैंने एक लेक्चर में मैंने आपको 1858 के बाद के कानून पढ़ाया है। तो उसके अंदर में, ठीक है, तो चार्टर एक्ट के अंदर में ये किया गया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश व्यापारियों को, ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है ये बोला गया कि एक अन्य जो विशेषता थी, मिशनरियों को जो भारत आने और धार्मिक धर्मांतरण में शामिल होने की अनुमति दी गई थी यहाँ पर में। मतलब कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है उसको अनुमति दे दी गई, उनके ऊपर में जो थी वो हटा दी गई। ठीक है, इसी एक्ट के तहत। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, ये देखिए एक क्वेश्चन था डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में आया हुआ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ अभी। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में, ओके, स्वाति प्रिया आप इमोजीज बहुत इस्तेमाल करती हो यार।
ठीक है। ये मोहम्मद जीशान जो है ये फूफा जी टाइप के लोग हैं। ये क्या बोल रहे हैं सुमित को कि अब जैसे सुमित ने यहाँ लिखा कि अब सिलेक्शन ही नहीं रैंक भी लेकर आना है, तो ये मोहम्मद जीशान जो है ये इनके घर की परवरिश कुछ इस तरीके से हुई है कि देखो तुम तो कर नहीं सकते तो क्या करो, दूसरों के जाके टांग अड़ाओ, दूसरों को डिमोटिवेट करो। जैसे कोई बच्चा सुमित जो है वो मेहनत कर रहा है बच्चा, ठीक है, वो अपने मोटिवेटेड है, वो और लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि और करना है, ठीक है। तो जीशान आया यहाँ पर मैं, ठीक है, जैसे कि उसके संस्कार है कि भाई मेरे को ना टांग अड़ानी है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे डिमोटिवेट करूं सबको। एक काम करता हूँ, एक कमेंट देखता हूँ सुमित को कि सुमित एक काम कर, तू पहले सिलेक्शन तो ले ले, रैंक के बारे में बाद में सोचना, ठीक है। मतलब वो तो खुद का तो खुद तो डूबेगा ही, ठीक है, दूसरों को भी डुबाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो जिशान जाके बता देना घर पे कि तुमने मतलब अपनी जो परंपरा है, प्रतिष्ठा है तुम्हारी, ठीक है, जो सिखाया गया होगा तुमको उसका प्रदर्शन तुम करके आए हो करके, मतलब प्राउड फील करेंगे ना वो भी कि तुम करके आए हो करके अपने प्रदर्शन, 10-12 लोगों को तुम डिमोटिवेट करके आए हो, ठीक है। तो इसका बताना तुमने उनको घर पे जाके, मतलब वो दे विल बी प्राउड ऑन यू भाई, ठीक है, दे विल बी प्राउड ऑन यू, ठीक है। तो बड़ा पंगा नहीं लेना, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट दानिश सर, ठीक है। चलिए, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है ये हुआ था, आप लोगों का ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत, 1813 के तहत, और ये DSSS TGT का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लोगों को दिखा दिया मैंने। ओके, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, और ये इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इजी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ने का आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बताइए बताइए जल्दी से, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था आप लोगों का। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था फ्रेंड 1773 के अंदर में, 1773 के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है फ्रेंड्स ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया भारत के लिए एक कानून था, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। आपको बता दूं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर में बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, ये ब्रिटिश मामलों को, ब्रिटिश जो कानून थे उसके अनुसार काम करता था। इसके अलावा एक और कोर्ट बनाया गया था जिसको सदर निजामत अदालत कहते थे, ठीक है। अपीलेट कोर्ट थी वो, मतलब निचली अदालतों को, फैसलों को वहां चुनौती दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट अलग काम करती थी, वो ब्रिटिश कानून के हिसाब से काम करती थी, और सदर निजामत अदालत जो थी वो भारतीय कानूनों के हिसाब से, जो भारत के अंदर में जो अलग अलग धर्म थे उनके कानूनों के हिसाब से काम करती थी, ठीक है। तो सदर निजामत अदालत की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी कलकत्ता के अंदर में। पहले इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था, बाद में मुर्शिदाबाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, सदर निजामत अदालत। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से फैसला सुनाती थी, ठीक है। और जो सदर निजामत अदालत थी वो भारतीय लोगों के लिए थी और भारतीय कानूनों के हिसाब से फैसला सुनाती थी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, इंटरफेयर नहीं करती थी दोनों एक दूसरे के मामले में, ठीक है। दोनों अपने मामले में बड़ी बड़ी कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कानून के लिए सबसे बड़ी कोर्ट, और भारतीय जो लोगों के धार्मिक मामले है, क्रिमिनल मामले है वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ी कोर्ट सदर निजामत अदालत थी, वो भी कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन देखिए आप लोग, वहीं से जो है आप लोगों को उठाया था इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इन्होंने। 2100 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, 1800 प्लस लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते जल्दी से शेयर कर देंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स की आप लोगों को अगर लग रहा है कि यार आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोगों को कुछ मिल रहा है, तो एक बार शेयर जरूर कर दो, हर एक जगह पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप के इस पे लगा दीजिए आप लोग स्टेटस के ऊपर में, ठीक है। जहां जहां भी जिस जिस भी ग्रुप में हो टेलीग्राम के अंदर में, वहां वहां शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आप लोगों का आंसर होगा, और अब आंसर दिया है 94% लोगों ने, ठीक है। तो आप देखिए आप लोगों की प्रैक्टिस होती जा रही है अभी। नाउ एक और क्वेश्चन, ठीक है। वर्ष 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो, इंडियन काउंसिल एक्ट था, चार्टर एक्ट था, या रेगुलेटिंग एक्ट था। अरे जो 1773 में आया था वो क्या था आपका, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। कल आपकी बहुत बड़ी वाली क्लास है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर में मैं पूरा हफ्ते भर का रिवीजन कराऊंगा। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखेंगे आप लोग, रिवीजन करना है आप लोगों ने, ठीक है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन के लिए कल सभी बच्चे आ जाएंगे, और 2500 लाइक्स का टारगेट है हमारा, लाइव का टारगेट है हमारा कल का, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाना। 1 बजे स्टार्ट होती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। नाउ राज्यसभा का कार्यकाल क्या है,
अब इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा जल्दी जल्दी से, बताइए। 1 बजे डॉट, 1 बजे कल, ठीक है, बताइए जल्दी से। ओके। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब ही क्या होता है? राज्यसभा। ये भी याद रखना है, कई बार होता है कि हिंदी में भी काउंसिल ऑफ स्टेट ही लिख के आ जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये होता है आप लोगों का, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जितने भी लोगों ने 6 वर्ष लगाया है उनका गलत है, जो आंसर ई लगा रहे हैं वो लोग सही है। देखिए, राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का होगा, यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, इट्स अ परमानेंट चेंबर, ठीक है, सी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं परमानेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है, कभी भी ये खत्म नहीं होता। हर 2 साल में क्या होता है, इसके पुराने मेंबर रिटायर होते हैं और उनके जगह पे नए आ जाते हैं, ठीक है, सी आंसर होगा। ओके, चलिए, अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए कि परमानेंट जो चेंबर है आप लोगों का, ठीक है, ये परमानेंट चेंबर है, मतलब एक स्थायी सदन है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसमें कभी भी जो है वो आप लोगों को डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेंगी, ठीक है। 1952 में बना था, तब से लेकर अब तक लगातार निरंतर वही वाला सदन चल रहा है। हर 2 साल के अंदर में, ठीक है, 2/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे नए वाले आ जाते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल, जो सदस्य, उनका कार्यकाल 6 साल का है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? अब ध्यान से समझिए आप सभी लोग, ये कौन सा वाला बात हो रही है? भारतीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट दैट सुप्रीम कोर्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1773 इन कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर मैं बात हो रही है, इंडिया लगा हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हमारा वाला है ना, उसकी बात हो रही है आप लोगों की। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? और कल 1 बजे आप लोगों की क्लास है, सभी को पता है ना? 1 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को आ जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आंसर यहां पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था आप लोगों का कलकत्ता के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन फ्रेंड्स, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो आजादी के बाद में और संविधान लागू होने के बाद में जो लागू हुआ आपका, उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है फ्रेंड्स, ये हुआ था आप लोगों का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, मतलब संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 2 दिन बाद, गणराज्य लोकतंत्र बनने के, ठीक है, रिपब्लिक लागू होने के, रिपब्लिक बनने के 2 दिन बाद में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, आज जो सुप्रीम कोर्ट आप देखते हो ना, वो कब बना था? वो बना था आपका 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था अस्तित्व के अंदर में। आप लोग तारीख लिख देंगे जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। पीआरटी के अंदर में भी, जीएस के अंदर में पूछ सकते हैं, हो सकता है 6 to 8 में पूछ ले, 9 10th में पूछ ले, 11 12 में पूछ ले, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, या सब्जेक्ट में पूछ ले आप लोगों से, कहीं पे भी, ठीक है। एच जे कार्निया इसके पहले चीफ जस्टिस थे, एच जे कार्निया, ठीक है। अभी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? 50th नंबर के, बता सकते हो आप लोग? 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है अभी हमारे फिलहाल में? निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में शामिल है? देखिए, हमारे भारत के संविधान के अंदर में जो सेवेंथ, जो हमारी जो है ना सूची है, 7वें नंबर की अनुसूची, उसमें 3 हिस्सों में काम को बांटा गया है, ठीक है, 3 हिस्सों के अंदर में। उनमें से पहली सूची है यूनियन, मतलब केंद्र सरकार के काम, दूसरी वाली है राज्य सूची, राज्य सरकार के काम, और तीसरी सूची है संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो आप इनमें से कौन सा वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो फॉरेस्ट है ना, पहले राज्य की सूची में आता था, जंगल, अब इसको कॉन्करेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया इसको, ठीक है। तो ए आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में। पहले ये आपका राज्य की सूची में हुआ करता था। तो आप देखिए, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने कौन से देश से उधार लिया है, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा देश है जिससे उधार लिया है हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट, ठीक है, पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा आप लोगों का। 2200 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1958 लाइक्स भी हो चुके हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट और एजुकेशन पहले ये स्टेट लिस्ट में आते थे। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए इसमें डाला गया? एक और क्वेश्चन, एक नंबर और जोड़ लीजिए आप लोग आपके हिस्से में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए किया गया? तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर मैं आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, वो था 42वां, ठीक है, आपका 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976, जिसके तहत स्टेट लिस्ट से निकालकर उसको कॉन्करेंट में डाल दिया गया, दोनों को, एजुकेशन और फॉरेस्ट दोनों को। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, और एजुकेशन और फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, पहले वो स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे 1976 में, इनको इधर डाल दिया गया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया ये भी बता देंगे। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है ये समझो आप लोग। आप लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स है, कुछ मूलभूत अधिकार है आप लोगों के, ठीक है, मूलभूत अधिकार है, और इन अधिकारों के अलावा आपके पास में कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, आपकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों के पास में ये अधिकार है, आप लोग लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप लोग भी इस लेक्चर के अंदर में जो है अपना अपना योगदान दे, ठीक है। तो अगर आप योगदान दे रहे हो तो मतलब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पर में स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है, ये संविधान के अंदर में जोड़ा गया था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 2000 प्लस लाइक्स फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप लोग जो है अपनी ड्यूटी भी निभाते हो, ठीक है, केवल लेने में विश्वास नहीं रखते हो, देने में भी विश्वास रखते हो। तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, इसके अनुसार 42nd संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 1976 के अंदर में जोड़ा गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? 42nd संविधान संशोधन के जरिए पीएम कौन था? क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है आप लोगों से, याद है ना? अभी 90 जो है 73rd और 74th संविधान संशोधन के समय में कौन था? ये क्वेश्चन आया था आप लोगों से, ठीक है। आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन आप लोगों का? चलिए, तो ये आप लोगों ने आंसर कर दिया है फ्रेंड्स। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले जो है फ्रेंड 10 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, एक बाद में जोड़ा गया आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो जैसे मैंने पेड के अंदर में पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया है, और पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद भी करवाई है, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं आपको भी याद करवा दूंगा यहाँ पर में, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर में आया था। उस समय में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2100 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। अब देखिए 15 मार्च 2024 को टीआरई का लीक जो पेपर है उसके अंदर में पूछा गया प्रश्न, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। फिर मैं आप लोगों को जो है ना बाकी की चीजें भी, अगर आप लोग कहोगे तो मैं बाकी की चीजें भी आप लोगों के लिए करवा देता हूँ, ठीक है। पहले 2200 यहाँ पर मैं लाइक्स जल्दी से कर देंगे आप सभी लोग, ताकि फिर मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार बाकी के जो पार्टीज है वो भी करवा दूं आपको मैं। लेकिन एक शर्त है कि अगर मैं कराऊंगा तो फिर कल टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके ऊपर में, आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। मतलब गर्ल्स, मैं तैयार होके मतलब लिटरली मेकअप वुकअप करके आने के लिए नहीं बोल रहा, तैयार होके मतलब इसकी तैयारी करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 1997 के अंदर में, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल, तो यहाँ पर मैं आपका आंसर ऑप्शन बस ये हो जाएगा, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है ये पार्टी की स्थापना 1997 के अंदर में हुई थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 6 जो है आप लोगों की क्या है, नेशनल पार्टीज है। तो राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टीज की संख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्टीज की संख्या कितनी है? तो 6 है, ये बहुत क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ओके, 6 है इसका नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। एक नंबर यहाँ पर में आप लोगों को मिल सकता है फ्रेंड्स, एक नंबर मिल सकता है। कुल राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6 है। कौन कौन से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं इनके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को? अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना है मेरे साथ साथ में, ठीक है। चलिए, मेरे साथ साथ में बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जल्दी जल्दी से एक एक करके बता दे, 1 2 3 4 आंसर करते जाएंगे आप लोग। 1885 के अंदर में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना हुई थी आप लोगों की फ्रेंड्स 1980 के अंदर में। ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बात आती है बीएसपी की, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1984 में हुई थी बीएसपी की स्थापना, भारतीय, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की एक हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, ठीक है। उससे टूटकर बनी आप लोगों की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी,
CPIM बोलते हैं उसको, और उसकी स्थापना हुई थी आप लोगों की, ठीक है, 1964 के अंदर में। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुई थी? 1964 के अंदर में हुई थी, ठीक है, 64 में, ठीक है, 1964 के अंदर में, इस तरीके से, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, एम की स्थापना 1964 में। ये क्वेश्चन बनता है, देखिए आप लोगों को डायरेक्टली जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला एक नंबर बढ़ा के आपका सिलेक्शन वाली क्लास है आप लोगों की डायरेक्टली, ठीक है। एक है नेशनल पीपल्स पार्टी आप लोगों की, NPP, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 2013 के अंदर में हुई थी। और आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 2012 के अंदर में। तो ये एटलीस्ट इतना आप लोगों ने याद करना है, बाकी का मैं और भी आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहोगे, ठीक है। जितने भी पार्टी से आप लोगों की, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी और ये सारी की सारी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जनता दल की स्थापना कब हुई थी? जनता दल यूनाइटेड, JDU की स्थापना, ये भी तो अभी अभी बिहार के अंदर में है ना, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी 2003 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई थी 2003 के अंदर में, ठीक है। एक और है आपका समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह के द्वारा 1992 में की गई थी, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ठीक है, दीदी, ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 के अंदर में। तो ये भी पॉइंट्स है आप लोगों के, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको करवा दिया जाए आप लोगों का, तो मैं कल इसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था, ठीक है, मैंने आपसे ले लिया था प्रॉमिस, मतलब, ठीक है, कि अगर 2200 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए तो कल मैं आप लोगों से जरूर इसके बारे में पूछूंगा। तो आप लोगों ने जो है फ्रेंड 2200 प्लस लाइक्स यहाँ पर में कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है इसके ऊपर में कल कल इसके ऊपर में भी सवाल पूछूंगा, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के इसके ऊपर में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से करेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? TRE 2 का प्रश्न है ये, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 के अंदर में, ठीक है। 87% लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये हमारी नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था ये भी बता देंगे आप लोग। एक बार शेयर भी कर दो यार, जितने लोग देख रहे हैं जहां भी शेयर कर सकते शेयर करते रहेंगे। और जो भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1964 के अंदर में, ठीक है। तो 1964 के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई थी, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। ये क्वेश्चन 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। और ये टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आपको प्रीमियम ई बुक के ऊपर में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। जितने भी बच्चे जिन्होंने TRE 4 के अंदर में एनरोल किया है उन सबको ई बुक्स मिल चुकी है, ठीक है। और उस ई बुक के अंदर में ये क्वेश्चन अवेलेबल है आपका, ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, ओके। देखिए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, ओके, मार्क्सवादी, उससे पहले आप लोगों को ये समझना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 के अंदर में, ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो कि नेशनल पार्टी आपकी, उसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर में, ठीक है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी 1 के साथ, बी की जोड़ी लगेंगी 3 के साथ, 1 3 1 3 एक ही जगह पे दिया हुआ है आप लोगों का, 1 3। बहुजन समाज पार्टी आपको डायरेक्टली याद है 1984 के अंदर में हुई थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITMC, अभी बताया आपको, ममता दीदी वाली, 1998 के अंदर में, ठीक है। तो 4 की जोड़ी 2 के साथ लग जाएंगी आपकी, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना परसेंट लोगों ने आंसर किया है? 70% लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। 70% लोगों ने सही आंसर किया। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरा जो मैंने आपको समझाया था ना अभी, ये इस स्लाइड के अंदर में देखिए, पूरा उसी में से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी आप लोगों की, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इसके अंदर में से आपका पूरा का पूरा हो गया। यहाँ पर मैं बताया था आपको, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आगे में पूछा जा सकता है, जनता दल यूनाइटेड आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है राष्ट्रीय जनता दल जो है RJD, उसकी स्थापना कब हुई थी, जो पूछा भी गया था पहले भी और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कृपा करें, इस क्वेश्चन को लगाने की कृपा करें जल्दी से। देखिए,
आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी पढ़ा रहा हूं ना आप लोगों को, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों के काम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। और ये टीचिंग परीक्षा का आप देख भी सकते हो, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में अवेलेबल है ये, ठीक है, क्वेश्चंस पूरे के पूरे। और ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन आप लोगों का इसी से रिलेटेड। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जो बच्चा लेक्चर देखेगा पूरा, ठीक है, उसका फायदा होगा। बताइए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 के अंदर में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक कट गया है, बट कोई बात नहीं, हम उसको लगा देंगे, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, 1984 में हुई थी। तो ए की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, ठीक है। बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की 1 के साथ में, 4 और 1। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, सी हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर में। तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी, बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का मार्क्सवादी दल, ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर में। तो डी की जोड़ी 3 के साथ में, ये भी बिल्कुल सही है, तो सी इज द आंसर, ठीक है। ये आप लोगों का TRE 3 का री एग्जाम का पेपर है। TRE 3 री एग्जाम, ताजा ताजा क्वेश्चन है अभी वाला, जो अभी आप लोगों को बस पढ़ाया है मैंने, जो अभी एग्जाम हुई है आप लोगों की, ठीक है, 15 दिन पहले उसका पेपर, उसका क्वेश्चन आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। 2300 प्लस आपने लाइक कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बार हर एक बच्चा जो है वो शेयर कर देगा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार आप लोग जो है यहाँ पर में कर रहे हो और आपके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर जो चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हर एक बच्चे ने दबा लेना है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के जो है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कल हम लोग, ठीक है। तो कल एग्जैक्ट 1 बजे एक तो रिविजन होंगी आप लोगों की, ठीक है, ओके। एक तो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स रिवीजन होंगी, और दूसरी बात आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये वाली अनाउंसमेंट भी की जाएंगी। कितने बार संशोधन, 106 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। संविधान में संशोधन पूछ रहे थे कोई यहाँ पर में अभी, ठीक है, मधु पांडे जी, ठीक है। तो 106 बार संशोधन हो चुका है। 106 नंबर का जो संविधान संशोधन था वो महिला आरक्षण का था, 33% का, लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर में, ठीक है। तो ये वाला भी है, और कल टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए आप सभी लोग। रैंक बूस्टर वाली क्लास जो है वो अमित जी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी वो, ठीक है, 1 सितंबर से। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए एक एक बार। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ काम की चीज है, तो प्लीज हर एक जगह पे शेयर कर देंगे, सेशन को जाने जाते जाते हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक दूसरे से सवाल भी करते रहेंगे आप सभी लोग नीचे में, ठीक है, क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, ताकि बाकी लोग भी जो है वो मोटिवेट हो सके, आप भी मोटिवेट हो, आपको भी रिविजन होती रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।